आज अपन पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का एक पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, यानी किसी भी जंतु की आनुवंशिकी में अचानक होने वाला बदलाव क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन से रिलेटेड आज की क्लास रहेगी अपनी, जहाँ से अपनी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। देखिए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन म्यूटेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है म्यूटेशन होता क्या है? तो किसी भी जंतु की आनुवंशिकी यानी उसकी जेनेटिक्स में अचानक होने वाला बदलाव क्या कहलाता है? अचानक होने वाला बदलाव उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है। ये जो अचानक होने वाला बदलाव है ये फायदेमंद भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, मोस्ट केसेज में क्या होता है, ये हानिकारक ही होता है। तो म्यूटेशन क्या हो गया? आनुवंशिकी में अचानक होने वाला बदलाव। अब अपन पढ़ेंगे म्यूटेशन होता कितने प्रकार का है। ठीक है, क्या कारण है उत्परिवर्तन के। तो देखिए, इसको क्लासिफाई करें अपन, म्यूटेशन को, उत्परिवर्तन को वर्गीकृत करें तो इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं अपन। देखिए, उत्परिवर्तन को मैं विभाजित कर दूं, एक तो होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी गुणसूत्र उत्परिवर्तन, और एक हो सकता है जीन उत्परिवर्तन। नाम से पता लग रहा है अपने को कि गुणसूत्र उत्परिवर्तन क्या होगा? गुणसूत्र से संबंधित होगा। ठीक है, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो सकता है या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, उसकी वजह से क्या हो जाए? उत्परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं 2 भागों में विभाजित कर दूं आगे। एक तो क्या हो सकता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन या अधिकता हो सकती है या कमी हो सकती है। तो संख्या में अधिकता या कमी के कारण उत्परिवर्तन हो जाए। एक क्लास तो ऐसे बना दी मैंने। दूसरी क्लास कैसे बना देंगे अपन कि गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, संरचना या मैं क्या बोल दूं, आकृति में परिवर्तन। ठीक है, गुणसूत्रों की आकृति, विभिन्न जो अवस्थाएं होती है उसमें गुणसूत्रों की आकृति भी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे पढ़ा था पढ़ने आई शेप, जे शेप, एल शेप। उसमें वीडियो में अपन ने देखा था कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, उनके क्या क्या नाम है और उनकी आकृति कौन सी होती है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है गुणसूत्रों के प्रकार का, वो डिस्क्रिप्शन में या लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाके उसको देख सकता है। ठीक, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? गुणसूत्र उत्परिवर्तन। इसको अपन ने विभाजित कर दिया 2 भागों में कि संख्या में कमी हो या अधिकता हो उसके कारण उत्परिवर्तन हो जाए, और दूसरा क्या पढ़ रहे हैं अपन? संरचना में या आकृति में परिवर्तन के कारण उत्परिवर्तन हो। ठीक है, ये हो गया गुणसूत्र उत्परिवर्तन। अब देखिए, जीन उत्परिवर्तन जो होगा उसको भी अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मैं क्या बोल दूं, सब्स्टिट्यूशन। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है ये आगे देखेंगे अपन जीन उत्परिवर्तन में। और एक होता है ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे पहले गुणसूत्र उत्परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए, संख्या में अधिकता या कमी के कारण होने वाला बदलाव क्या कहलाता है? हेटेरोप्लॉइडी। ठीक है, इसको क्या टर्म दी मैंने? हेटेरोप्लॉइडी बोलते हैं इसको। अब हेटेरोप्लॉइडी में देखिए, गुणसूत्र जो होते हैं जंतु में 2 के सेट में होते हैं, 2n जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, यानी n और n ये दोनों मिला के क्या हो गया? 2n हो गया। तो गुणसूत्रों के 2 समुच्चय हैं, या मैं बोल दूं गुणसूत्रों के 2 सेट हैं। इन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, अब देखिए, गुणसूत्रों के सेट में ही परिवर्तन हो जाए। ठीक, 2 की जगह कितने सेट हो? 3 सेट हो, 4 सेट हो या 1 ही सेट हो। तो गुणसूत्र की जो समुच्चय है गुणसूत्र का, उसकी संख्या में ही परिवर्तन हो जाए। या क्या हो सकता है, गुणसूत्र के एक सेट की जो गुणसूत्रों की संख्या है उसमें परिवर्तन हो। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? देखिए, हेटेरोप्लॉइडी का मतलब क्या है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, अब गुणसूत्रों की संख्या में होने वाला परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो क्या हो कि गुणसूत्रों के जो सेट हैं उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, 2n होता है, उसकी जगह 3n हो, 4n हो, 5n हो या केवल n हो। ठीक, ये तो परिवर्तन कहाँ हो गया? गुणसूत्रों की सेट की संख्या में। ठीक, समुच्चय की संख्या में। जबकि दूसरा परिवर्तन क्या हो सकता है? एक समुच्चय में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, एक सेट में जैसे मान लीजिए 2n क्रोमोसोम है किसी जंतु में, और उसके एक सेट में एक गुणसूत्र कम हो गया।
ठीक है, या एक गुणसूत्र बढ़ गया, तो ये परिवर्तन कहाँ हो रहा है, एक सेट के अंदर हो रहा है। ठीक, तो ये दो प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। अब इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन, देखिए एक तो होता है यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, और एक होता है एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, यूप्लॉइडी का क्या मतलब होगा कि गुणसूत्रों के समुच्चय की संख्या में परिवर्तन हो। ठीक है, गुणसूत्रों के सेट की संख्या में परिवर्तन हो जाए। ठीक, जबकि एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, गुणसूत्र के समुच्चय या सेट के अंदर संख्या में परिवर्तन। ठीक है, दोनों में अंतर पता होना चाहिए अपने को, क्लियर, दोनों में अंतर पता लग रहा है अपने को। यहाँ पे तो क्या होगा, गुणसूत्र के सेट की संख्या में ही परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या सेट कितने होते हैं, 2n होते हैं। अब मैं बोल दूँ 2n - n हो जाए। ठीक, यह क्या कंडीशन बन सकती है, 2n + n हो जाए, या क्या बोल दूँ मैं 2n + 2n हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट की संख्या एक कम हो रही है। ठीक है, एक सेट ही कम हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, एक सेट बढ़ रहा है, तीसरे में बढ़ रहा है, दो सेट बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन मोनोप्लॉइडी। ठीक है, मोनोप्लॉइडी। इसको क्या बोल देंगे, ट्राइप्लॉइडी। ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे, टेट्राप्लॉइडी। ठीक है, अपनी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि ट्राइप्लॉइडी होता है, उसमें ऑप्शन दे देगा अपने को 2n + 1, 2n - 1, 2n + 2, 2n - 1, कुछ भी दे देगा। तो ट्राइप्लॉइडी का मतलब क्या हो गया, एक समुच्चय बढ़ जाए गुणसूत्रों का। टेट्राप्लॉइडी का मतलब क्या होगा, दो समुच्चय बढ़ जाए। जबकि मोनोप्लॉइडी का क्या मतलब है, एक समुच्चय कम हो गया। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा अपन ने, यूप्लॉइडी। अब अपन देखते हैं एन्यूप्लॉइडी, यानी गुणसूत्र के समुच्चय में, गुणसूत्रों के सेट के अंदर क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये कैसे कैसे संभव है, और इन स्थितियों में क्या टर्म यूज में लेते हैं अपन। पहली स्थिति देखिए, मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। अब इसमें क्या हो, 2n - 1 हो जाए, यानी जो दो समुच्चय हैं गुणसूत्रों के, उनमें क्या हो जाए, एक गुणसूत्र कम हो जाए एक सेट से। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, मोनोसोमी। ठीक है, इसके लिए क्या टर्म में काम मिलेंगे, मोनोसोमी। अगर 2n - 1 1, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों सेट से, दोनों समुच्चय से एक एक गुणसूत्र कम हो जाए। इस कंडीशन को क्या बोल देंगे, डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी। तीसरी स्थिति क्या बनती है इसमें, 2n - 2 हो जाए, यानी दो सेट हैं, उनमें से किसी एक सेट में से दो गुणसूत्र कम हो जाए। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नलिसोमी। ठीक है, ये तो अपन ने क्या किए, गुणसूत्रों की संख्या कम की। अब मैं गुणसूत्रों की संख्या बढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए 2n + 1 हो जाए, 2n + 1। इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेट में गुणसूत्र बढ़ गया, एक गुणसूत्र बढ़ गया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राइसोमी। ठीक है, अगर दोनों सेट में एक एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे, डबल ट्राइसोमी। और एक सेट में दो गुणसूत्र बढ़ जाए तो इसको क्या बोल देंगे, टेट्रासोमी। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन से सारी एन्यूप्लॉइडी की स्थितियां आई है। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी का क्या मतलब पड़ा था कि गुणसूत्र के सेट के अंदर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो। तो ये इसकी विभिन्न प्रकार की स्थितियां हो सकती है, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, नलिसोमी, ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो रहा है कि दो सेट है गुणसूत्रों के, उनमें से एक सेट में एक गुणसूत्र कम हो गया, तो उसे क्या बोला अपन ने, मोनोसोमी। -1 का मतलब क्या है, दोनों सेट में से एक एक गुणसूत्र कम हो रहा है। अब आते हैं अपन जीन उत्परिवर्तन पे। तो जीन उत्परिवर्तन में क्या होगा, जीन के अंदर चेंजेज होंगे, परिवर्तन होगा। ठीक है, म्यूटेशन कहाँ पे हो रहा है, जीन के अंदर, तो उसे क्या बोल रहे हैं अपन, जीन उत्परिवर्तन। इसमें देखिए क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, उनके समुच्चय होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, कोडोन बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं अपन, जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन, देखिए जीन उत्परिवर्तन दो प्रकार से पढ़ेंगे अपन।
पहले देखा था अपन ने, एक तो पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, इसको दो भागों में विभाजित करेंगे अपन। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन को दो भागों में विभाजित करें, ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। देखिए जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, ये 4 नाइट्रोजन क्षारक हैं। अब एडेनिन और गुआनिन जो होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, प्यूरिन बोलते हैं, और साइटोसिन और थाइमिन को क्या बोलते हैं, पायरिमिडिन या पिरिमिडिन, ठीक है। ये नाइट्रोजन क्षारक होते हैं 2 प्रकार के। देखिए ये जो नाइट्रोजन क्षारक है इनमें क्या होगा, जो ट्रांजिशन है इसकी कंडीशन में क्या होता है कि एक प्यूरिन क्षारक दूसरे प्यूरिन क्षारक की जगह आ जाए, ठीक है। एडेनिन की जगह या तो गुआनिन आ गया, या गुआनिन की जगह क्या आ गया, एडेनिन आ गया। तो इस चेंज की वजह से जो म्यूटेशन होगा उसे क्या बोलते हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन। और ये किसका प्रकार है, जीन उत्परिवर्तन का, ठीक है। तो ट्रांजिशन में क्या हो सकता है, एक प्यूरिन क्षारक की जगह दूसरा प्यूरिन क्षारक आ सकता है, या एक पिरिमिडिन क्षारक की जगह दूसरा पिरिमिडिन क्षारक आ सकता है। साइटोसिन की जगह थाइमिन आ सकता है, या थाइमिन की जगह साइटोसिन आ सकता है। जबकि ट्रांसवर्जन में क्या होता है, एक प्यूरिन क्षारक की जगह दूसरा पिरिमिडिन क्षारक आ सकता है, ठीक है। एडेनिन गुआनिन क्या है, प्यूरिन क्षारक है, पिरिमिडिन क्षारक कौन से हैं, साइटोसिन और थाइमिन। तो इनमें से किसी एक की जगह इनमें से कोई एक आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसवर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा अपन ने 2 भागों में विभाजित करके। इसके बाद में देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है इसमें क्या होता है, देखिए एमआरएनए में जो कोडोन होते हैं, कोडोन का क्या मतलब है, आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह क्या आ जाता है इसमें, यूरेसिल, ठीक है। ये जो थाइमिन पढ़ा अपन कहाँ होता है, डीएनए में, जबकि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल आ जाता है। अब इनमें से क्या होता है, कोई भी 3 नाइट्रोजन क्षारक, जैसे मैं मान लूँ AUG, ये 3 नाइट्रोजन क्षारक मिल के एक विन्यास बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं अपन, कोडोन बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग कोडोन अलग अलग प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे AUG होता है स्टार्टिंग कोडोन बोलते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करता है। तो इसमें क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जो ये नाइट्रोजन क्षारक है, जैसे मान लीजिए AUG है, मैं बता दूँ GUA है या AGU है, ठीक है, इस प्रकार से नाइट्रोजन क्षारक है। तो इनमें क्या होगा, तो 3 का समुच्चय है, इसमें से एक कोडोन हटा दूँ मैं, ठीक है, या तो एक नाइट्रोजन क्षारक डिलीट हो जाए वहाँ से, या एक नाइट्रोजन क्षारक जैसे डिलीट हुआ तो देखिए ये कोडोन कैसे बन जाएगा, AUG ये हो जाएगा, UAA ये हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, एक नाइट्रोजन क्षारक आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है वो क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। या क्या हो सकता है इसमें, जैसे अपन ने AUG माना था यहाँ पे पहले, इसकी जगह कोई दूसरा नाइट्रोजन क्षारक जैसे साइटोसिन और आ गया, यहाँ पे मान लीजिए साइटोसिन बीच में आ गया, तो नाइट्रोजन क्षारक ये तो अनचेंज रहेगा, परंतु ये वाला चेंज हो जाएगा, ये आगे के जो भी नाइट्रोजन क्षारक जो भी कोडोन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है वो क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो ये आज की क्लास में पढ़ने क्या पढ़ना, उत्परिवर्तन जो होता है, म्यूटेशन कौन कौन से प्रकार का होता है और कैसे कैसे उत्परिवर्तन होता है, क्या क्या चेंजेज होते हैं, कौन कौन सी टर्म उनके लिए काम में लेते हैं, ये पढ़ा पढ़ने आज क्लास में।